हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हमने पिछले लेक्चर में फेडरलिज्म के की फीचर्स के बारे में पढ़ा था। अब हम आगे बढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ फेडरेशंस या फिर काइंड्स ऑफ रूट्स ऑफ फेडरेशन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब हम ये पढ़ेंगे कि फेडरेशंस कितने टाइप की होती हैं और उन्हें किस तरीके से फॉर्म किया जाता है। हमारे इस लेक्चर का नाम है टाइप्स ऑफ फेडरेशंस। तो चलिए देखते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। जैसे मैंने आप सभी को बताया, हमारे इस लेक्चर का एक ही टॉपिक होगा जिसका नाम है टाइप्स ऑफ फेडरेशंस, जहां पर हम फेडरेशंस के दो टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक आपके चैप्टर में यहां से लेकर यहां तक दिया गया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा सबसे पहला पॉइंट। The exact balance of power between the central and the state government varies from one federation to another. मतलब जो बैलेंस ऑफ पावर होता है, जो संतुलन होता है पावर का सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, ये हर एक फेडरेशन में अलग होता है। मतलब हर एक फेडरेशन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सेंटर और स्टेट के बीच में अलग अलग होता है। कुछ फेडरेशंस होंगी जहां पर सेंटर के पास ज्यादा पावर होंगी एज कंपेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। वहीं पे कुछ फेडरेशंस ऐसी होंगी जहां पर सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा पावर का। तो हर एक फेडरेशन में बैलेंस ऑफ पावर या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर काफी ज्यादा अलग होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है, दिस बैलेंस डिपेंड्स मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच द फेडरेशन वाज फॉर्म्ड। अब ये जो बैलेंस है पावर का, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का कि सेंटर के पास कितनी पावर होगी या फिर स्टेट के पास कितनी पावर होगी, ये डिपेंड करता है किसी भी फेडरेशन के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि कोई भी देश जो कि एक फेडरेशन बना, मतलब जहां पर पावर्स को डिफरेंट लेवल्स में शेयर किया गया, डिवाइड किया गया, उस देश के क्या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट थे, मतलब उस देश में उस वक्त क्या चल रहा था, उस देश की ऐसी क्या सिचुएशन थी, ऐसी क्या कंडीशन थी जिसके दौरान या जिसके वजह से उन्होंने पावर को डिफरेंट लेवल्स में शेयर किया। इसी को कहते हैं हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। और हर एक फेडरेशन का, हर एक देश का अलग हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया पहले ब्रिटिश रूल के अंदर था, फिर उसके बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, इंडिया का पार्टीशन हुआ पाकिस्तान के साथ, तो उसके बाद हमारे देश में गवर्नमेंट के बीच में पावर को शेयर किया गया। तो हमारे देश की जो हिस्ट्री है वो काफी अलग होगी दूसरे देश से। इसीलिए हमारे देश का जो फेडरेशन है, हमारे देश में जो बैलेंस है पावर का, वो डिफरेंट होगा किसी और देश से। इसीलिए किसी भी देश के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि वहां पे बैलेंस ऑफ पावर कैसा है, वहां पे पावर को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। There are two kinds of routes through which federations have been formed. दो तरीके के रूट्स होते हैं, मतलब दो प्रकार के रास्ते होते हैं जिनके थ्रू फेडरेशंस को फॉर्म किया जाता है, फेडरेशंस को बनाया जाता है। ये दो काइंड्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है कमिंग टुगेदर फेडरेशंस और दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। इन दोनों टाइप्स के थ्रू ही फेडरेशंस को फॉर्म किया जाता है। तो चलिए एक एक करके इन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशंस के साथ। हमारा सबसे पहला पॉइंट है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। कमिंग टुगेदर फेडरेशंस वो फेडरेशंस होती हैं जहां पर इंडिपेंडेंट स्टेट्स साथ में आती हैं, मिलकर आती हैं और एक सेंटर को फॉर्म करती हैं, एक बिगर यूनिट को फॉर्म करती हैं। मतलब ये फेडरेशंस वो होती हैं जहां पे अलग अलग छोटे छोटे स्टेट्स, अलग अलग स्टेट यूनिट्स साथ में मिल जाते हैं, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं, अग्रीमेंट करते हैं, अपनी पावर्स को शेयर करते हैं और एक बड़े यूनिट को, मतलब कि एक सेंट्रल अथॉरिटी को, सेंटर को फॉर्म करते हैं। और जब ये एक सेंटर को फॉर्म करते हैं, उनके साथ अपनी पावर्स को शेयर करते हैं, तो ये एक फेडरेशन को फॉर्म कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसे कमिंग टुगेदर क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स साथ में मिलकर आ रही हैं, अपनी पावर्स को शेयर कर रही हैं और
सेंटर को क्रिएट कर रही हैं। तो यहाँ पे कोई एक बड़ा देश नहीं है, कोई एक लार्ज कंट्री नहीं है जिसमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। यहाँ पे छोटे छोटे स्टेट्स हैं जो कि साथ में आ रहे हैं, एक सेंटर को क्रिएट कर रहे हैं, जिसके वजह से एक फेडरेशन फॉर्म हो रही है, एक बिगर यूनिट फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पर हम इंडिपेंडेंट स्टेट्स के बारे में समझ लेते हैं। अब ये जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं ये कंट्रीज के तरह थी। कंट्रीज के तरह का मतलब है कि ये सभी सोवरेन स्टेट्स थी। सोवरेन हम उन स्टेट्स को कहते हैं या उन कंट्रीज को कहते हैं जो कि अपने डिसीजंस खुद लेती हैं, जिनके ऊपर कोई बाहरी शक्ति दबाव नहीं डालती। जैसे कि इंडिया है, इंडिया एक सोवरेन कंट्री है, हम अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, हमारे पास अपने देश की पूरी अथॉरिटी है, डिसीजन मेकिंग पावर है। कोई भी दूसरी कंट्री हमें कंट्रोल नहीं करती है, कोई भी दूसरी कंट्री हमें ये नहीं बताती है कि हमें क्या करना चाहिए या हमें क्या नहीं करना चाहिए, और ऐसे ही देशों को हम सोवरेन देश कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्टेट्स थी ये भी एक इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट्स थी जो कि अपने डिसीजंस खुद लेती थी। ये कंट्रीज की तरह क्यों थी? क्योंकि ये अपने स्टेट के लॉ, ऑर्डर, डिफेंस, सिक्योरिटी, टैक्सेस, हर एक एस्पेक्ट को खुद देखती थी, सबके लिए खुद ही डिसीजन लेती थी। अब एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर इन सभी इंडिपेंडेंट स्टेट्स को लगने लगा कि हम बहुत छोटे स्टेट्स हैं, तो हम काफी ज्यादा रिस्क में हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने अटैक कर दिया हमारे ऊपर, वॉर कर दी, तो हम फंस जाएंगे। हमारे पास इतनी सिक्योरिटी नहीं है, इतना बड़ा डिफेंस नहीं है कि हम अपने स्टेट को प्रोटेक्ट कर पाएं। तो उन्हें ये फील हुआ, ये रियलाइज हुआ कि अकेले वो बहुत छोटे हैं और अकेले वो बहुत ज्यादा कमजोर हैं। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम सब मिलकर एक यूनिट को फॉर्म कर ले, क्यों ना हम एक अग्रीमेंट कर ले और एक ऐसा यूनिट बना दे, एक ऐसी अथॉरिटी बना दे जिसके पास वो सारी पावर्स हो जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ये चारों स्टेट्स की जो डिफेंस की पावर है वो इन चारों स्टेट्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी, इन सभी की सिक्योरिटी इनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी। तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम सिक्योरिटी, डिफेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, ट्रेड, ऐसे मैटर्स जो हमारे लिए कॉमन है, जो हमारे कॉमन इंटरेस्ट के हैं, ऐसे मैटर्स से रिलेटेड पावर्स हम किसी एक अथॉरिटी को दे दें। जब उस अथॉरिटी के पास ये सारी पावर्स आ जाएंगी तो हम भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। हम अकेले कमजोर हैं, लेकिन अगर हम चारों हाथ मिला लें, साथ में आ जाएं, अपनी पावर्स को शेयर करके एक बड़ा यूनिट क्रिएट कर दे, तो हम ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, ज्यादा सेफ हो जाएंगे, जिसके वजह से अब कोई और हम पे इस तरीके से अटैक नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स क्या करती हैं, ये आपस में मिलती हैं और वॉलंटियरली अपनी पावर्स को शेयर करती हैं, डिसीजंस लेती हैं, एक सेंट्रल अथॉरिटी को क्रिएट करती हैं और कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर वहां पर अपनी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। और इसी तरीके से एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन फॉर्म हो जाती है। अब देखते हैं अगला पॉइंट। स्टेट्स इंक्रीज देयर सिक्योरिटी बाय पूलिंग सोवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी। मतलब यहाँ पर स्टेट्स क्या करती हैं, वो अपनी सोवरेनिटी को पूल कर देती हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं ये अपनी थोड़ी सी इंडिपेंडेंट पावर्स को पूल कर देती हैं। पूल कर देती हैं का मतलब कि मान लीजिए ये चार हमारी यहाँ पर इंडिपेंडेंट स्टेट्स दी गई हैं, इनके पास 10 इंडिपेंडेंट पावर्स हैं अपनी स्टेट से रिलेटेड। तो इन स्टेट्स ने क्या किया, इन चारों ने अपनी 10 पावर्स में से 3-3 सिमिलर पावर्स को पूल कर दिया, मतलब एक साथ मिला दिया, और उसको मिलाकर किसको दे दिया, सेंटर को दे दिया। उन्होंने एक अथॉरिटी बनाई सेंटर, और उस सेंट्रल अथॉरिटी को उन्होंने ये सारी पावर्स जो उनकी मिली हुई हैं उसे दे दिया। इससे क्या हुआ, इन सभी स्टेट्स की सिक्योरिटी इंक्रीज हो गई। सिक्योरिटी कैसे इंक्रीज हो गई? अब इन सब ने जब अपनी डिफेंस की पावर मिलाकर सेंटर को दे दी तो उससे सेंटर पावरफुल हो गया। क्यों? क्योंकि सेंटर के पास इन चारों स्टेट्स की डिफेंस की पावर्स है, जिसकी वजह से ये पूरा फेडरेशन अब स्ट्रांग हो गया। क्योंकि पहले इनके पास इंडिपेंडेंट पावर्स थी, इन सभी के पास अलग अलग सिक्योरिटी या डिफेंस रिलेटेड पावर थी, जिसकी वजह से ये कमजोर थे। लेकिन अब जब चारों की डिफेंस की पावर्स मिल गई, पूल हो गई, तो उसकी मदद से क्या हुआ, इनकी जो सिक्योरिटी है वो भी इंक्रीज हो गई, ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गए और ज्यादा सेफ हो गए। अब यहाँ पर क्या लिखा है, रिटेनिंग आइडेंटिटी, मतलब ये कि इन चारों स्टेट्स ने अपनी कुछ पावर्स दी जरूर सेंटर को और सेंटर को क्रिएट किया, लेकिन इन्होंने कई सारी पावर्स अपने हाथ में भी रखी।
मतलब अभी भी ये अपने स्टेट के लिए डिसीजंस ले सकते थे, अभी भी ये इंडिपेंडेंटली डिसीजंस ले सकते थे, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, कुछ पॉलिसीज से रिलेटेड। इन्होंने बस कुछ अपनी इंडिपेंडेंट पावर्स को सेंटर को दिया, जिसकी मदद से ये अपनी आइडेंटिटी मतलब अपनी पहचान को भी रिटेन कर पाए। पहचान को रिटेन कर पाए का मतलब कि ये चारों स्टेट्स इंडिपेंडेंट थी, इन चारों के अलग कल्चर्स होंगे, अलग भाषा होंगे, अलग रीजन होंगे, इन्होंने उन सभी एस्पेक्ट्स को रखा, उन सभी को अपने साथ रखा, वो पावर्स इन्होंने नहीं दी। इन्होंने अपने कल्चर को किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, अपनी पहचान को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इन्होंने बस कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स से रिलेटेड जो पावर्स थी, कुछ कॉमन इंटरेस्ट वाली जो पावर्स थी, वो सेंटर को दी थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट स्टेट्स मिलती हैं, वो मिलकर अपनी पावर्स को, इंडिपेंडेंट पावर्स को पूल करती हैं, मिलाती हैं, मिलाकर वो क्या करती हैं, एक सेंटर को क्रिएट करती हैं, सेंटर के साथ अपनी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, जिसके बाद एक फेडरेशन फॉर्म होती है, और इस तरीके की फेडरेशन को हम कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। अब देखते हैं कि इस फेडरेशन में, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में बैलेंस ऑफ पावर कैसा होता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है पावर्स का। तो देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ लिखा है ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर एंड आर स्ट्रॉन्ग विज़ द फेडरल गवर्नमेंट। मतलब यहाँ पे ये सभी स्टेट्स जो हैं, मतलब ये जो भी यहाँ पे इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, इनके बीच में इक्वल पावर है। कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जो स्पेशल है, जिसके पास ज्यादा पावर है या जो दूसरे स्टेट से ज्यादा पावरफुल है। ये चारों स्टेट्स यहाँ पर क्या है, इक्वल है, इनके पास इक्वल पावर है। साथ ही साथ इन सभी स्टेट्स के पास इक्वल पावर है एज कंपेयर टू द सेंटर। मतलब यहाँ पर सेंटर और स्टेट के बीच में भी इक्वल पावर है, और स्टेट्स के बीच में आपस में भी इक्वल पावर्स हैं। विज़ का मतलब है एज कंपेयर टू या फिर इन रिलेशन विथ। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो स्टेट्स हैं, अगर हम इन्हें फेडरल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से कंपेयर करें, रिलेट करें, तो स्टेट्स के पास इक्वल पावर है सेंटर के तरह। इसीलिए यहाँ पर सेंटर डोमिनेंट नहीं है, यहाँ पे सेंटर ज्यादा पावरफुल नहीं है। और उसका मेजर रीजन क्या है, उसका मेजर रीजन ये है कि यहाँ पे स्टेट्स ने सेंटर को बनाया है, सेंटर ने स्टेट्स को नहीं बनाया है। तो सेंटर के पास जो भी पावर आई है थोड़ी बहुत, वो पावर किसके थ्रू आई है, स्टेट्स के थ्रू। इसीलिए यहाँ पे सेंटर ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कैसा है, सेंटर और स्टेट दोनों ही इक्वल है, और सेंटर और स्टेट के बाद स्टेट्स के बीच में भी इक्वल पावर्स है। अब देख लेते हैं इस फेडरेशन के एग्जाम्पल्स। हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है यूएसए, उसके बाद स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। ये तीनों ही देश कमिंग टुगेदर फेडरेशंस हैं, मतलब इन तीनों ही देशों में अलग अलग स्टेट साथ में आई और उन्होंने एक सेंटर को क्रिएट किया और एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन को फॉर्म किया। तो ये था हमारा सबसे पहला टाइप फेडरेशंस का। अब बढ़ते हैं हमारे अगले मतलब सेकंड टाइप की तरफ, जिसका नाम है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। देख लेते हैं हमारा सबसे पहला पॉइंट। यहाँ लिखा है large country decides to divide its power between the constituent states and the national government। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक लार्ज कंट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, एक सेंटर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और वो सेंटर डिसाइड करता है, वो देश डिसाइड करता है कि वो अपनी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, शेयर करेगा स्टेट्स के साथ। तो यहाँ पर उल्टा हो रहा है। कमिंग टुगेदर में क्या था, वहां पर स्टेट साथ में आती हैं और सेंटर को फॉर्म करती हैं और पावर को शेयर करती हैं। यहाँ पर सेंटर स्टेट के साथ पावर को शेयर कर रहा है। यहाँ पर सेंटर पहले से एग्जिस्ट करता है, एक बड़ा देश पहले से एग्जिस्ट करता है। अब उस देश में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होती है, रीजन वाइज, लैंग्वेज वाइज, कल्चर वाइज, इतने डिफरेंसेस होते हैं, इतने डिविजन्स होते हैं कि वहाँ के देश को लगता है, वहाँ के सेंटर को लगता है कि अगर हम यहाँ पर पावर को शेयर नहीं करेंगे तो हो सकता है हमारे इस बड़े देश का डाइवर्सिटी के वजह से बंटवारा हो जाए। तो यूनिटी को बनाए रखने के लिए, एकता को बनाए रखने के लिए, इस कोशिश के लिए कि सारे जो हिस्से हैं हमारे इस बड़े देश के, वो एक साथ मिलजुल कर रह सके, वो अपनी पावर्स को शेयर कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं स्टेट्स के साथ। और इसी फॉर्म को, इसी टाइप को हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस कहते हैं। अगर हम इस नाम में जाएं होल्डिंग टुगेदर,
तो यहाँ पर क्लियरली हमें यही समझ में आएगा कि यहाँ पे जो ये लार्ज कंट्री है, ये जो सेंटर है, हमारी नेशनल गवर्नमेंट है, वो कोशिश कर रही है कि हमारा ये जो देश है जहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी है, हम इस सारी डाइवर्सिटी को अकोमोडेट कर पाएं, हमारे देश के अलग अलग जो रीजन है वो एक साथ रह पाए, यूनाइटेड रह पाए। इसलिए वो होल्ड करने की कोशिश करते हैं, साथ में सबको रखने की कोशिश करते हैं, इसीलिए वो अपनी पावर को शेयर कर देते हैं। देखते हैं हमारा अगला पॉइंट। The central government tends to be more powerful vis-a-vis the states। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे जो पावर्स हैं वो सेंटर दे रही है स्टेट्स को, यहाँ पे जो स्टेट्स के पास पावर आ रही है वो सेंटर से आ रही है, इसी वजह से यहाँ पर सेंटर ज्यादा पावरफुल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर्ड टू दी स्टेट्स। क्योंकि सारी की सारी पावर कौन दे रहा है स्टेट्स को? सेंटर। इसलिए सेंटर अपने पास कुछ पावर ज्यादा रखता है, अपने आप को ज्यादा पावरफुल रखता है स्टेट्स के कंपैरिजन में। इसलिए यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का वो थोड़ा बहुत अनइक्वल है, क्योंकि यहाँ पर सेंटर के पास ज्यादा पावर है और स्टेट्स के पास कम पावर है, क्योंकि सेंटर ने अपनी पावर्स दी हैं स्टेट्स को। देखते हैं हमारा अगला पॉइंट। Constituent units of the federation have unequal powers. Some are granted special powers। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर सेंटर और स्टेट के बीच में ऑलरेडी अनइक्वल पावर्स हैं, लेकिन स्टेट्स के बीच में भी अनइक्वल पावर्स है। कमिंग टुगेदर में क्या था, सेंटर और स्टेट के बीच में इक्वल पावर्स थी और स्टेट्स के बीच में भी इक्वल पावर थी, क्योंकि वही स्टेट्स अपनी पावर को मिलाकर सेंटर को क्रिएट कर रही थी। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर सेंटर और स्टेट के बीच में भी अनइक्वल पावर है और स्टेट्स के बीच में भी अनइक्वल पावर है। यहाँ पे कुछ स्टेट्स को प्रिविलेज दिया जाता है, कुछ स्टेट्स को स्पेशल पावर दी जाती है और कुछ स्टेट्स को नहीं दी जाती। अब ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जानकर कुछ स्टेट्स को ज्यादा पावर देती है या सेंट्रल गवर्नमेंट बायस्ड होती है, एक तरफा होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कुछ स्टेट्स को ज्यादा पावर्स या स्पेशल पावर्स, प्रिविलेजेस दिए जाते हैं उनके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे। कुछ स्टेट्स या कुछ रीजन हमारे देशों में ऐसे होते हैं जिनको ज्यादा हेल्प की जरूरत होती है, ज्यादा डेवलपमेंट की या ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है, या कुछ रीजन या स्टेट्स ऐसे होते हैं जहां पर पहले कुछ लड़ाइयां हुई होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होते हैं, जिसके वजह से वहां पर स्पेशल पावर्स दी जाती है, गवर्नमेंट्स को स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। ये जानकर एक बायस क्रिएट करने के लिए नहीं किया जाता है, ये बस इसीलिए किया जाता है ताकि जो स्टेट्स कमजोर हैं, किसी भी तरीके से पीछे हैं, उनको हम इक्वल लेवल पर ला सके, और इसीलिए स्पेशल पावर्स दी जाती हैं, स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। इसका एक और रीजन ये भी है क्योंकि ये एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, यहाँ पर गवर्नमेंट कोशिश करती है कि सभी साथ में रहें और बंटवारा ना हो, इसीलिए भी कुछ स्टेट्स को स्पेशल पावर्स दे दी जाती है ताकि वो परेशान होके या फिर साइडलाइन फील करके देश से बाहर जाने की जिद ना करे, देश से अलग होने की जिद ना करे, इसीलिए उन्हें स्पेशल पावर्स या प्रिविलेजेस दे दिए जाते हैं, और यही होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। इसके अगर हम एग्जांपल्स देखें, सबसे पहला एग्जाम्पल है स्पेन, उसके बाद इंडिया एंड देन बेल्जियम। इन तीनों देशों में काफी डाइवर्सिटी है, हमारे देश में है, ये हम पढ़ चुके हैं। बेल्जियम का भी हम केस स्टडी पढ़ चुके हैं। हमें पता है कि इन देशों में काफी डाइवर्सिटी है, कल्चर को लेकर, एथनिसिटी को लेकर, रीजन को लेकर, जिसके वजह से स्टेट्स के साथ पावर्स को शेयर किया गया। तो ये सभी है हमारे एग्जाम्पल होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस के। इसी के साथ हमारा ये जो दूसरा टाइप था फेडरेशन का, एक दूसरा रास्ता था फेडरेशंस को फॉर्म करने का, वो यहीं पर खत्म होता है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक टाइप्स ऑफ फेडरेशंस यहीं पर फिनिश होता है। आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।